देखो, यूपीजी को के लेकर बात करी जाए तो प्रश्न पत्र में लगभग जो है 5 से 6 क्वेश्चन आने की संभावना बनी हुई रहती है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से 5-6 क्वेश्चन चाहे रिलेटेड करके दे या डायरेक्ट दे तुम्हारे लिए, यानी कि 5-6 क्वेश्चन की संभावना जो है कि कहीं ना कहीं यूपीजीएस से संबंधित आ सकते हैं। ठीक है, और इसी को लेके अपना आज का जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की वन संपदा। अब बात ये आती है वन संपदा कोई पहली बार क्यों चुना गया, बहुत सारे टॉपिक थे। चुना इसलिए गया कि सबसे ज्यादा सरकार इस समय ध्यान दे रही है वो दे रही है पर्यावरण पर, और इसीलिए मैंने सोचते हुए इस टॉपिक को सबसे पहले शामिल किया है कि कहीं ना कहीं पर्यावरण वाले टॉपिक को शामिल किया जाए। ठीक है, वन संपदा को लेकर बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में के लिए अगर बात करें या देश के लिए बात करें तो हमारे देश में एक नीति बनी जिसको हम सब जानते हैं राष्ट्रीय वन नीति के नाम से। किसके नाम से? राष्ट्रीय वन नीति के नाम से जानते हैं। और ये कब आई थी? 1988 में आई थी। कब आई थी? 1988 में आई थी। लेकिन क्या वास्तव में राष्ट्रीय वन नीति 1918 में ही भारत में 88 में ही भारत में आई थी? तो नहीं है, ये नीति एक बार अंग्रेजों के समय भी आई थी। और फर्स्ट टाइम की अगर बात करें भारत को लेकर के तो 1894 में प्रथम वन नीति थी, और ये हमारे भारत की स्वतंत्र भारत की वन नीति थी। ठीक है, इसके बाद बात करें स्वतंत्रता के बाद, अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1952 में लागू की गई, और आज के समय में जो लागू होती है वो राष्ट्रीय वन नीति 1988 लागू होती है। लेकिन अगर बात करें कि अब तब से अब तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो बहुत सारे परिवर्तन किए गए, लेकिन इस नीति में ही परिवर्तन किए गए हैं। मुख्यतः अगर बात करें तो यही नीति लागू होती है। चलो अब बात करते हैं क्षेत्र को। क्षेत्र के हिसाब से या भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से ये वन नीति 1988 क्या कहती है? ये कहती है कि कोई भी भौगोलिक क्षेत्र अगर है तो उसको पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कम से कम 1/3 यानी 1/3 या 33% भाग पर वन अनिवार्य है। चाहे पूरी पृथ्वी की बात हो, चाहे किसी देश की बात हो, या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की बात हो, उसमें कितने पर होना चाहिए? कम से कम 33% से वन होने अनिवार्य हैं, तब पर्यावरण संतुलन बना रह सकता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बात की जाए पर्वतीय क्षेत्रों के लिए और मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रतिशत बांटा गया, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र का 60% पर्वतीय क्षेत्रों में वन आच्छादित होना चाहिए और 25% मैदानी भागों पर होना ही होना चाहिए। ये बात इस वन नीति में रखी गई। चलो बात करते हैं उत्तर प्रदेश को लेके कि उत्तर प्रदेश ने इस मामले में कब सजग होना प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहले भरपूर वन हुआ करते थे। वन की बात करें तो ज्यादा क्षेत्र जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करते थे तो उत्तराखंड की भी वन संपदा हमारे यहाँ लगती थी और एवरेज सही आता था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड को अलग किया गया तो ऐसे मान सकते हैं हमारे जो क्षेत्र के ज्यादातर वन थे वो सारे कहाँ चले गए? उत्तराखंड वाले भाग में चले गए। तुम लोग जाते भी होगे तो देखते हो सारे जंगल उत्तराखंड में ही, उत्तर प्रदेश में तो केवल जो है मैदानी भाग ही है सारे के सारे। ठीक है, इसी बात को लेकर भाग करें तो इस मामले में अगर बात करी जाए तो एक ऑपरेशन चलाया गया 2001 में जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन ग्रीन का, और इसके द्वारा उत्तर प्रदेश में लगातार वनाच्छादन को बढ़ाने के लिए, हरियाली को बढ़ाने के लिए, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो कुल भाग का 6.86% ही क्या है? वनाच्छादित माना गया है उत्तर प्रदेश को लेकर के। बात करते हैं कि सबसे ज्यादा वन कहां पर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर वनों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वन वाला जो क्षेत्र है वो है सोनभद्र जिला। कौन सा है? सोनभद्र जिला। 2019 के आंकड़े की बात करें तो 2436 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर क्षेत्र हुआ करता था, और 2021 के आंकड़े की बात करें तो 2540 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर वनाच्छादित क्षेत्र मिलता है, या इतने क्षेत्र में हमें क्या मिलते हैं? वन मिलते हैं। रिपोर्ट की बात करें तो ये वाला स्थान जो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अनुसार है, ये 2021 के अनुसार आंकड़ा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, यानी वनों के मामले में या वन आच्छादित क्षेत्र के मामले में पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आता है? तो 22वां स्थान आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर सोनभद्र में है तो सबसे कम भी कहीं ना कहीं होंगे, और सबसे कम वाला जो जगह है वो कौन सा है? भदोई। और भदोई में मात्र कितने वर्ग किलोमीटर में वन पाए जाते हैं? 3 वर्ग किलोमीटर में वन पाए जाते हैं। बात करते हैं आगे की। बात देखते हैं उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 5 वन क्षेत्र वाले जिले, यानी सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं। सबसे नंबर 1 पर आता है सोनभद्र, इसमें 2540 वर्ग किलोमीटर वन पाए जाते हैं। दूसरे पर आता है लखीमपुर खीरी, 1273 वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। तीसरे पर मिर्जापुर है, 803 वर्ग किलोमीटर है। फिर उसके बाद पीलीभीत का नंबर आता है 687 वर्ग किलोमीटर के साथ में। उसके बाद चित्रकूट है 586 वर्ग किलोमीटर के वहां। ये सारे आंकड़े जो दिए गए हैं 2021 के आंकड़ों के अनुसार दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सबसे कम वाले। ये थे सबसे ज्यादा वाले, अब सबसे कम वाले। सबसे कम तो नंबर 1 भाई हमारा कौन आता है? भदोई आता है, और इसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? संत रविदास नगर। ठीक है,
हाँ, संत रविदास नगर के नाम से जानते हैं इसके लिए। इसमें कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं? 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। इसके बाद आता है मऊ। मऊ में कितना आता है? 11 वर्ग किलोमीटर का आता है। फिर आता है मैनपुरी 13.64 वर्ग किलोमीटर आता है। फिर आता है संत कबीर नगर 14 वर्ग किलोमीटर आता है। उसके बाद आता है देवरिया 15 वर्ग किलोमीटर आता है। तो ये है सबसे कम वन आच्छादित या कह सकते हैं सबसे कम वन क्षेत्र वाले 5 जिले जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अब आता है सर्वाधिक प्रतिशत। देखो दोनों चीजों को अलग अलग समझने की कोशिश करो। वहां पर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम है वन है, यानी अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वो 5 जिले हैं। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से यानी कि जो उनका टोटल एरिया है उसमें कितने परसेंट में वन है उसके हिसाब से अगर आंकड़ों को देखें तो सबसे नंबर 1 पर सोनभद्री आता है, ठीक है, जिसमें कितने हैं? 36.79% क्षेत्र में क्या है? वन है। फिर चंदौली आता है, फिर उसके बाद जो है पीलीभीत आता है, उसके बाद मिर्जापुर आता है, उसके बाद चित्रकूट आता है। अब जब सबसे ज्यादा वाले ये हैं तो सबसे कम पे बात करते हैं। सबसे कम पे नंबर 1 वही हमारा भदोही आता है, जिसमें मात्र जो है कुल क्षेत्रफल का 0.31% क्षेत्रफल क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। इसके बाद मैनपुरी आता है, उसके बाद देवरिया आता है, फिर बदायूं आता है, उसके बाद मऊ आता है। मऊ में जो है कितने हैं? 0.64% पर वन पाए जाते हैं। यानी कोई भी जिला ऐसा नहीं है 5 जिलों में कि 1% क्षेत्र में भी जो क्या पाए जा रहे हैं उसके वन पाए जा रहे हो। चलो उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण क्षेत्र देखते हैं हम लोग। वनों की अगर हम बात करें, ये रिपोर्ट 2019 के अनुसार है, ये रिपोर्ट 2021 के अनुसार है। आंकड़े हो सकता है 2019 वाले कहीं रख दिए जाएं, इसलिए मैंने दोनों आंकड़े दिए हैं तुम लोग के लिए। सबसे अति सघन वन, अति सघन वन कौन से होते हैं? जो वन बहुत ही ज्यादा घने होते हैं, ठीक है, और जहां पर पूर्ण रूप से गवर्नमेंट का अधिकार होता है वो सारे अति सघन वन होते हैं। यहाँ पर खेती करना, आग जलाना, लकड़ियां काटना कोई भी अलाउ नहीं होता है, ठीक है। इनकी बात करें तो 2019 में 2616 हुआ करता था और अब कितना हो गया? आंकड़ा बढ़कर 2626 हो गया। वर्ग किलोमीटर में है सारे आंकड़े। मध्यम सघन वन की बात करें तो 4080 है और अब इसको घटकर कितना हो गया है? 4029। यहाँ पर लोग लकड़ियां काट सकते हैं, जानवर चरा सकते हैं, इसकी पाबंदी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है खुले वन। खुले वन की बात करिए, पूर्ण रूप से यहाँ पर आजादी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी अधिकार विशेष तौर पर नहीं रहता। जैसे नगर पालिका ने कहीं वन लगवा दिए, ग्राम पंचायत ने वन लगवा दिए, ये सारे बनाते हैं। तो 8109% जो है, यानी कह सकते हैं इतने वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र है, और यहाँ 8161 जो वर्ग किलोमीटर में 2021 के आंकड़ों के अनुसार कैसे वन है? खुले वन पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रशासकीय आधार पर वनों का वर्गीकरण, यानी प्रशासन ने वनों का वर्गीकरण कितने आधारों में किया है या कितने प्रकार से किया है, इस बात को ध्यान रखते हैं। देखो मुख्यतः बात करें तो मुख्यतः 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन अगर कुल की बात करें तो कुल 6 प्रकार से वनाच्छादित किया गया है। सबसे पहले आते हैं आरक्षित वन। पूर्ण रूप से गवर्नमेंट का अधिकार होता है, ना जानवर चरा सकते, ना लकड़ियां काट सकते, यानी तुम कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ गवर्नमेंट का आदेश होगा, उसी अनुसार काम किए जाएंगे। तो कैसे होंगे? पूर्ण रूप से आरक्षित। संरक्षित, इसमें अगर बात की तो जानवर चराने और लकड़ियां काटने का थोड़ा बहुत अधिकार जो है मिला हुआ होता है, वो सारे संरक्षित होते हैं। इसके बाद होते हैं अवर्गीकृत। इन्हें गवर्नमेंट को खुद नहीं पता होता है किस कैटेगरी में इसको रखें हम लोग, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? अवर्गीकृत होते हैं। उसके बाद आते हैं राजकीय वन। राजकीय वन की बात करें तो मैंने बताया जैसे नगर पालिका हो गई, नगर पंचायत हो गई, ये जो वन लगाती है वो सारे किसमें आएंगे? राजकीय वन में। निजी वन, जब कोई व्यक्ति अपने स्वयं से वन लगवाता है या बाग लगवाता है, उसको वन के क्षेत्र में अगर बहुत ज्यादा बड़े क्षेत्र में लगवाता है तो कैसे रहेंगे? निजी वन रहेंगे। सामुदायिक वन की बात करें, जिन पर सबका अधिकार होता है, सबका अधिकार का मतलब है जितनी भी जो है समाज सेवा वाली संस्थाएं हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत भी उसमें शामिल होती है, उनका जिनका अधिकार रहता है वो सारे किसमें आएंगे? सामुदायिक वन में आते हैं। मुख्यतः 3 और टोटल कितने हैं? 6 प्रकार होते हैं। भौगोलिक विशिष्टता के आधार पर वनों का वर्गीकरण, यानी भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से कैसे बांटे गए? तो सामान्य तौर पर बात करी जाए, पूरे उत्तर प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यानी सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें और ये पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो कैसे पाए जाते हैं? सारे के सारे उष्ण कटिबंधीय। लेकिन इनको भी उत्तर प्रदेश की जलवायु के हिसाब से 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, आर्द्र की जगह नम भी लिखा आ सकता है, ठीक है, हाँ, शुष्क क्या चीज, हाँ, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन आ सकता है। क्या क्या विशेषताएं? ये भावर और तराई वाले क्षेत्र में होते हैं, तराई का क्षेत्र होता है, ठीक है, नहीं आते हैं, अलग आते हैं इसमें, ठीक है, तो ये भावर व तराई वाले क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद बात करें कहां पर मिलेंगे ये सारे वन, तो जहां पर औसत वार्षिक वर्षा कम से कम 100 से 150 सेंटीमीटर, यानी इतनी जहां वार्षिक वर्षा हो रही होगी वहां पर ये वन जो है उगते हैं, या कह सकते हैं वहां पर ये वन पाए जाते हैं। कौन कौन है मुख्य जिला हैं जहां पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं?
पहला है बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, पीलीभीत। ठीक है, ये प्रमुख जिले हैं जहां पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। प्रमुख तौर पर अगर वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं, वृक्ष की बात करें तो गूलर, महुआ, साल, बेर, ढाक, आंवला, चीड़, ठीक है, ये वन जो है यहाँ पर पाए जाते हैं मुख्यतः। साथ ही साथ सेमल और जामुन जैसे पाए जाते हैं। यानी ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं कोमल लकड़ी वाले जो वन होते हैं, मुलायम लकड़ी वाले जो पेड़ होते हैं, वो सारे के सारे पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा है इनमें, तो कौन सा है, सागौन का। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में। अगला दूसरा नंबर है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इनमें क्या होता है, विस्तार की बात करें तो इनका विस्तार पूर्व में, मध्यम और पश्चिमी भागों में उत्तर प्रदेश के पाया जाता है। कहां पर मिलेंगे, जहां पर वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होगी, वहां पर ये वाले वन हमें देखने को मिलेंगे। जैसे लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव और गाजियाबाद वाला क्षेत्र। क्या क्या मुख्य पेड़ है यहाँ पर, साल है, अमलतास है, पलास है, बेल है, अंजीर है। ठीक है, और कुछ झाड़ियां और घास भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तीसरी कैटेगरी के आते हैं, तीसरी कैटेगरी में आते हैं उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। ठीक है, विशेष तौर पर बात करें तो ये राज्य के दक्षिणी छोर पर मिलते हैं हमारे लिए। क्योंकि यहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी होगी, लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा पाई जाती है। यानी कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी छोर में वर्षा कितनी होती है, एवरेज 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। यहाँ से ये भी क्लियर होता है। जैसे कौन सा जिला, मिर्जापुर, बांदा, महोबा, ललितपुर। महोबा वही वाला है। ठीक है, कौन सा वाला, आला उधर वाला है ना। हाँ, महुआ वाले बड़े लड़ैया, इनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो ही मर जाए, बाकी देख देख थर रहा है ना। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करें क्या क्या प्राप्ति होती है इन वनों से, तो इनसे राल तथा गोंद की प्राप्ति होती है। किसकी, राल की तथा गोंद की प्राप्ति यहाँ से होती है। राल भी जो है गोंद की तरह होता है, लेकिन और ज्यादा तरल अवस्था में पाया जाता है राल। गोंद तो तुम सब लोग जानते होंगे, आम का गोंद निकलता है, बबूल का गोंद निकलता है ना, जिसको खाते हैं हम लोग और मसाले के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो वृक्ष की बात करें तो क्या क्या वृक्ष होते हैं, बबूल और कीकर तो होता ही होता है, वो तो सबसे प्रमुखता है ही है। लेकिन उसके साथ साथ बात करें तो उसके साथ फुलई है, धामन है, नीम है, थोर है, ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं किसमें, उष्णकटिबंधीय कटीले वन क्षेत्र में। आगे बात करते हैं प्रमुख वृक्ष और उनके उपयोग, यानी कौन कौन से वृक्ष हैं जिनके उपयोग विभिन्न तौर पर किए जाते हैं, ज्यादा पॉपुलर है उन उद्योगों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं चीड़ को लेकर। चीड़ से बात करें तो चीड़ से राल प्राप्त होती है। राल गोंद की तरह एक तरल पदार्थ होता है, और इस चीड़ के राल की बात करें तो इस राल से एक विशेष पदार्थ बनता है जिसको हम सब लोग जानते हैं तारपीन के तेल के नाम से। ठीक है, तो तारपीन का तेल मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक चीज मिलती है यहाँ से, चिलगोजा। ठीक है, चिलगोजा की बात करें तो चिलगोजा क्या होता है, किसमें आता है, किस कैटेगरी में, किस कैटेगरी में रखोगे इसको, चिलगोजा जो ड्राई फ्रूट्स में आता है, सूखे मेवों में आता है। ठीक है, हाँ, इसके फल जो फल आते हैं उनसे उनके जो अंदर जो निकलता है बीज सा, वो होता है चिलगोजा। ठीक है, साथ ही साथ अगर चीड़ की बात करें तो इसकी लकड़ी किस काम में आती है, फर्नीचर बनाने के काम भी आती है। अगला बात करते हैं खैर की। एक पेड़ होता है खैर का, तो खैर का पेड़ किस काम में आता है, कत्था बनाने में आता है। कत्था का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग ज्यादातर, पान वगैरह में और बहुत सारी चीजों में, लकड़ी के फर्नीचर में कलर देने के लिए भी कत्थे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य चीजें हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है अगला सेमल। सेमल का प्रयोग किया है, सेमल वही होता है सेमल गद्दा जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद माचिस बनाने में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं बबूल की। तो बबूल की छाल से क्या प्राप्त होता है, रंग प्राप्त होता है, और रंग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, चमड़े की रंगाई के लिए किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं तेंदुपत्ता की। तेंदुपत्ते की बात करें, तेंदुपत्ते का सबसे प्रमुख जो काम होता है वो दो चीजों को बनाने में होता है, एक तो बीड़ी बनाने में, दूसरा सिगार बनाने में। अंग्रेज देखे होंगे बड़ी बड़ी बीड़ी पीते थे, ठीक है, उस तरीके की सिगार बनती थी। तो ये चीजें बनाई जाती है इनसे, तेंदुपत्ता से बीड़ी और सिगार। यानी बीड़ी के ऊपर वो अंदर जो भरा होता है वो मसाला होता है। ठीक है, हाँ, उसके बाहर जो लगा होता है वो जो है बीड़ी का जो इसको कागज बोलते हैं या कह सकते हैं पत्ता टाइप का जो लगा होता है वो होता है तेंदुपत्ता। उस तेंदुपत्ते को बीड़ी को लपेटा जाता है, उसमें मसाला भरा जाता है। ठीक है, हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है साखू और महुआ। इसके बाद कर दो काम आते हैं, पहले पत्तलें चलती थी पत्तों वाली। ठीक है, तो महुआ और साखू के पेड़ पत्तल के बनाए जाते थे, या उसके पत्ते बनाए जाते थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें, इनका जो बीज बनता है महुआ का, उससे तेल भी निकाला जाता है। ठीक है, पाम ऑयल के नाम से जानते हैं हम लोग। तो बहुत सारी चीजें उसमें मिली होती है। इसके बाद अगला आता है बेंत और बांस। बेंत और बांस की बात करें तो इनका प्रमुख उपयोग किया जाता है कागज बनाने में और साथ ही साथ फर्नीचर बनाने में। बांस का सबसे ज्यादा उपयोग जो किया जा रहा है वो कागज बनाने में किया जा रहा है। नया कागज जितना भी हम सब लोग देखते हैं वो बांस से बनता है, उससे लुगदी तैयार होती है, और लुगदी तैयार होने के बाद कागज बनाया जाता है।
क्योंकि जो बाहर से पेपर आता है वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी का होता है, जो यूक्रेन और रसिया से आता है। क्योंकि अभी पीछे कागज क्यों महंगा हो गया था, यूक्रेन रसिया के बार की वजह से महंगा हो गया था। किताबों के सबके रेट बढ़ गए दो कारणों से, एक तो जीएसटी लग गई किताबों पर, दूसरा पेपर के रेट बढ़ गए थे। ठीक है, तो उसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है कागज बनाने का, वो क्या है हमारे पास में, बांस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं राज्य में वन आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, यानी वन से कौन कौन से उद्योग धंधे मुख्यतः चलते हैं। चलो उद्योग की बात करें, जैसे अगर बात करते हैं सबसे पहले रेजिन बनाने का काम, तो रेजिन बनाने का काम के लिए कहां प्रसिद्ध है, इसके लिए बरेली में प्रसिद्ध है। माचिस का कारखाना कहां पर है, बरेली में। एक माचिस आती है जिसको आईटीसी के नाम से भी जानते हैं, कंपनी के नाम से, और एक और ब्रांड आता है होम लाइट। ठीक है, हाँ, होम लाइट को पहले होम लाइट कंपनी चलाती थी, लेकिन उसके बाद अभी पीछे जो है लगभग हो गए होंगे 10-11 साल हो गए होंगे, 10-11 साल पहले होम लाइट को अधिग्रहण कर लिया था आईटीसी ने। तो अब होम लाइट का जो जिम्मेदारी है वो किसके पास में है, आईटीसी के पास में है। तो इसकी कंपनी कहाँ लगी हुई है, बरेली में लगी हुई है। अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में वहां पर पॉलिटेक्निक किया होगा तो आईटीसी की होम लाइट वाली कंपनी पड़ती है बीच में, तब जाकर सीबीगंज में जाते हो, कभी सीबीगंज जाते हो बरेली में, नहीं जाते हो, सिद्धिविनायक जाते हो, बाईपास से निकल जाते हो तुम लोग। ठीक है, बिना बाईपास के अगर निकलोगे सीबीगंज के लिए, इज्जत नगर के लिए, तो सीबीगंज होकर के निकलोगे। आईटीआई और पॉलिटेक्निक दोनों वहीं पर हैं। ठीक है, सीबीगंज में, तो वहां बनता है। दूसरी बात, कत्था फैक्ट्री। कत्था फैक्ट्री की बात करी जाए तो बरेली में यही कत्था बनता है, और सही बात यह उत्तर प्रदेश में कत्था सिर्फ बरेली में ही बनता है। ठीक है, वहां पर उसको बनाया जाता है पूर्ण रूप से। और कभी भी जाओगे तो रेलवे वर्कशॉप है, ठीक है, रेलवे वर्कशॉप और एयरफोर्स के बीच में एक फैक्ट्री पड़ती है कत्था फैक्ट्री, वहां कत्था बनाया जाता है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। और नॉर्मली सही बात करी जाए तो ये कंपनियां ऐसी हैं कि आज के समय में इतना इतना वेतन देती हैं कि अच्छे अच्छे सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बरेली का क्या मशहूर है, फर्नीचर। फर्नीचर उद्योग भी जो लकड़ी पर डिपेंड है, यानी वनों पर डिपेंड है, और बरेली में बहुत ज्यादा मशहूर है। बड़ी बड़ी जगह पर, चाहे मुरादाबाद में चले जाओ, चंदौसी में चले जाओ, बदायूं चले जाओ, कहीं पर ही चले जाओ, बरेली फर्नीचर के नाम से दुकानें मिलेंगी तुम्हारे लिए। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि बरेली का फर्नीचर मशहूर है। आगे करते हैं बेंत का काम। बेंत के सोफे आते हैं, देखा होगा बेंत के सोफे, देखे नहीं देखे, बेंत के सोफे आते हैं। ठीक है, हाँ, सोफे वगैरह जैसे मतलब लकड़ी के बने हुए लगते हैं तुम्हारे लिए, वो बेंत के होते हैं, पूर्ण रूप से सोफा होता है, उसके साथ एक टेबल वगैरह भी आती है उसी की बनी हुई। ठीक है, तो इनका काम भी किसमें किया जाता है, बरेली में किया जाता है, लेकिन अभी ये काम बरेली में कम हो गया है, लेकिन बरेली इसके लिए प्रसिद्ध है बेंत के काम के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बात आता है प्लाईवुड का। ठीक है, तो प्लाईवुड का काम करें तो कहाँ प्रमुखता होता है, सीतापुर और नजीबाबाद के लिए होता है। कागज या पल्प बनाने का सहारनपुर में हस्त निर्मित कागज बनाया जाता है आज के समय में भी। चलो इसके बाद बढ़ते हैं बीड़ी या तेंदुपत्ता का काम, तो झांसी और मिर्जापुर में ये काम किया था बीड़ी बनाने का। उसके बाद खेल के सामान के लिए बात करें तो कहाँ है, मेरठ प्रसिद्ध है। इसके बाद बात है बेंत फर्नीचर के लिए, तो बरेली के बाद अगर स्थान किसका आता है, गोरखपुर का और प्रयागराज का। ये कुछ उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग धंधे हैं जो वनों पर क्या है, निर्भर रहते हैं। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं राज्य वन नीति 2017 को लेकर के। यानी उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश ने अपने राज्य के लिए विशेष तौर पर एक अलग से वन नीति तैयार करी, और उसको हम जानते हैं राज्य वन नीति 2017 के रूप में। राज्य वन नीति 2017 की घोषणा 2017 में की गई। क्या क्या बात करी जाती है, इसके अलावा देखते हैं वनों के लाभ क्या क्या होते हैं। तो वन नीति की डेट हमेशा ध्यान रखना, कब लागू की गई थी, 2017 में। ठीक है, कौन सी लागू है इस समय, तो राज्य वन नीति 2017 लागू है। वनों से लाभ देखते हैं। पहली बात क्या करते हैं, भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। इनसे जड़ी बूटियों की प्राप्ति होती है, खोज होती है। फर्नीचर के लिए उपयोग में आते हैं। दूसरा, ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं मुख्य वन योजनाएं जो उत्तर प्रदेश में अब तक चलाई गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक वानिकी योजना की। किसके द्वारा चलाई गई, राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा चलाई गई। कब, 1979 से 18 के बीच में। मुख्य काम क्या किया है, यूकेलिप्टस और बबूल का वृक्षारोपण। हम लोग देखते हैं कि सड़कों के किनारे अब तो कम रह गए, कटान हो गया, ज्यादा सड़कें चौड़ी हुई हैं, नहीं तो पहले बहुत तगड़े तगड़े पेड़ हुआ करते थे लिप्टिस के, उसी को बोलते हैं यूकेलिप्टस। ये जो लगाए गए थे ये दलदली क्षेत्र को कम करने के लिए लगाए गए थे। यानी सड़कें जब पक्की नहीं हुआ करती तो बहुत ज्यादा दलदल होती थी और समय कीचड़ रहती थी, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुआ करती थी। और उस दलदल को कम करने के लिए एक ऑप्शन ढूंढा गया यूकेलिप्टस के तौर पर। जब यूकेलिप्टस के तौर पर देखा गया तो, लेकिन उस समय तो बहुत ज्यादा फायदेमंद हुआ, लेकिन आज के समय में ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहराई तक चली जाती हैं और भूमिगत जल को कम करने में सबसे बड़ा हस्तक्षेप है इसका। यानी भूमिगत जल है उसको बहुत ज्यादा तेजी से क्या कर देता है, यूकेलिप्टस कम कर देता है। यानी 200 से 250 लीटर एवरेज जो वृक्ष होता है वो पानी पी जाता है दिन भर में, भूमिगत जल का उपयोग कर लेता है, इतना ज्यादा पानी पीता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यूकेलिप्टस और बबूल का वृक्षारोपण किया गया। दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश वानिकी योजना।
इसकी बात करें तो विश्व बैंक की सहायता से योजना को उत्तर प्रदेश में चलाया गया 19 मार्च 1988 के लिए। काम क्या था इसमें, पहले जो ध्यान दिया गया, सबसे पहली प्रायोरिटी रखी गई, वो रखी गई इको डेवलपमेंट की, यानी पूर्ण रूप से पर्यावरण को डेवलप करने की। ठीक है, अगली योजना रही ऑपरेशन ग्रीन योजना। ये चलाई गई 1 जुलाई 2001 के लिए सभी संस्थाओं के द्वारा, यानी जितनी भी सहकारी संस्थाएं हुआ करती थी उन सभी संस्थाओं के द्वारा इस योजना को जो है शामिल किया गया और इसके द्वारा चलाई गई ऑपरेशन ग्रीन योजना। इसके बाद अगली आई वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना। इसका प्रारंभ किया गया 2007-8 में। काम क्या था, वृक्षारोपण करना तथा वन्य जीवों का संरक्षण करना। उसके बाद चलाई गई सहभागी वन प्रबंधन योजना। ये जापान के सहयोग से चलाई गई जुलाई 2010 में। कितने जिलों के लिए, 16 जिलों के लिए। ठीक है, इसमें बात करी जाए तो सोनभद्र का बेलहंथी गांव जो है वो क्या माना गया है, प्रदेश का पहला ग्राम वन माना गया है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, माता टीला बांध योजना। ये ललितपुर झांसी के पास में है, किस नदी पर है, ठीक है। क्या करा गया, जो जलागम क्षेत्र है, यानी जल के अंदर क्षेत्र है, जहां जल भरा रहता है, उन क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया गया जिससे भूमि सही बनी रहे और जो बेकार जमीन पड़ी है जो किसी काम की नहीं आ रही है उससे क्या हो, वृक्षारोपण बढ़ जाए या वनाच्छादित क्षेत्र में क्या हो, इजाफा हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है वृक्ष प्रतिपालक एवं वृक्ष मित्र योजना। इसमें जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनको स्वेच्छा से, जो पर्यावरण के प्रति सचेत हैं, वो इस योजना में भाग ले सकते थे। शहरी और ग्रामीण दोनों स्तरों पर चलाई गई। ठीक है, इसमें क्या होता था, अवकाश प्राप्ति व्यक्ति को चुना जाता था, यानी जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा, यानी वो लोग गांव-गांव में जाते थे और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए लोगों को समझाते थे। इस तरीके की बात रखी गई इसमें। अगली योजना है हरित पट्टी विकास योजना। ये चलाई गई वर्ष 2012-13 में। सार्वजनिक स्थानों के लिए चलाई गई और इन सार्वजनिक स्थानों पर शीशम, अमलतास, गुलमोहर और आम जैसे वृक्षों का क्या किया गया, रोपण किया गया, या कह सकते हैं लगाए गए थे। ठीक है, लास्ट इसके बाद है टोटल फॉरेस्ट कवर योजना। ये योजना 2014-15 में चलाई गई 6 जिलों के लिए मात्र। 6 जिलों में लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा और बदायूं। विशेष तौर पर इन 6 जिलों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करें क्यों चलाई गई, इन 6 जिलों के क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए। राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम सब जानते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। ठीक है, बेस बात करते हैं किस जिले में है, तो ये लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है, लेकिन अगर सम्मिलित भाग की बात करें तो लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में मिलकर लगता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं किस किस देश की सीमा में साझा होती है, तो भारत और नेपाल की सीमा के आसपास बना हुआ है ये। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, इसके बाद बात करें मुख्यतः कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, संरक्षण किया जाता है, तो बाघ का और बारहसिंगा का किया जाता है। क्षेत्रफल की बात करी जाए तो क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, दुधवा पार्क का। स्थापना की बात करें तो सर्वप्रथम स्थापना जो हुई वो राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर नहीं थी, बल्कि एक पशु विहार के तौर पर हुई थी 1968 में दुधवा पशु विहार के नाम से। फिर उसके बाद 1 फरवरी 1977 को इसको क्या बना दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया और इसमें जो है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को क्या कर दिया गया था, मिला दिया गया था या शामिल कर दिया गया था। एक व्यक्ति थे अर्जुन सिंह, जिनकी वजह से क्या माना जाता है, इस पशु विहार की से जो है राष्ट्रीय उद्यान तक की पहुंच मानी जाती है। इनके द्वारा ही क्या किया गया, राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया, इनके कहने पर ही। मुख्य तौर पर बात करें तो यहाँ पर स्तनधारी की लगभग 38+ प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी 38 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सरीसृप हो गया, रेंगने वालों की 16 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और पक्षियों की 450 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। मुख्य तौर पर बात करें तो 2 नदियां हैं इसके दोनों तरफ, एक सुहेली और मोहना। ठीक है, ये 2 नदियां बहती हैं। साथ ही साथ बात करें 1987-88 में इसको किस नाम से भी संबोधित किया गया, दुधवा टाइगर रिजर्व के नाम से भी चलाया गया। ठीक है, बस इतना था आज का पॉइंट, बस चले जाओ घर पे जाओ।